हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप वर्मा एकेडमी में। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ऑलरेडी इसके मैं 6 लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा ये 7th लेक्चर है और आज का ये लेक्चर आपके लिए रहने वाला है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है, काफी लेंदी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक 6 मार्क्स का कंपलसरली क्वेश्चन प्रो राटा अलॉटमेंट का पूछा जाएगा। 1 मार्क वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 या 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां भी प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पूछ लिया गया तो आपके लिए बोनस है और अक्सर पूछा भी जाता है, लेकिन 6 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन तो कंपलसरली आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा प्रो राटा का, वो थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए एक इलस्ट्रेशन ड्राफ्ट किया है। वो इलस्ट्रेशन भी थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा इलस्ट्रेशन मैंने ड्राफ्ट किया है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आपको पूछा गया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन आज ना बेटा मेरा पर्पस कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है। हाँ, इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा जरूर, पर मेरा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है। मेरा पर्पस है प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको परफेक्शन के साथ समझाना। मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आप सीख जाएं, मैं ये चाहता हूं कि आप किसी को सिखा भी पाएं। इस हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। एक छोटी सी बात बेटा, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है। आप बोलेंगे सर 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में सर ये प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट हमें समझा दीजिए, तो बेटा प्रैक्टिकली ना ये पॉसिबल नहीं है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है कि इसको ना थोड़े से समय की ज़रूरत होती है बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो मैं आपसे पेशेंस की उम्मीद करता हूँ बेटा, आप थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस के साथ पढ़िए। अभी मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं मालूम कि कितना समय लगने वाला है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा समय तो इस कॉन्सेप्ट को लगेगा ही लगेगा। ये कॉन्सेप्ट डिजर्व करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा ये लेक्चर। मैं जिस कॉम्प्रहेंसिव इलस्ट्रेशन के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था वो ये है बेटा। अभी आते हैं, इसमें जल्दी आते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। यहाँ तक पहुँचने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 3 प्रकार का होता है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? कंपनी इश्यू करना चाह रही थी 1 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 1,10,000, ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। इसे बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी इश्यू करना चाह रही थी 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन भी एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स के लिए ही आया है, ना एक कम ना एक ज्यादा। इसे बोलते हैं बेटा फुल सब्सक्रिप्शन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी तो इश्यू करना चाह रही है 1 लाख शेयर्स, लेकिन उतने एप्लीकेशंस नहीं आ पा रहे हैं, एप्लीकेशन कम आ रहा है। इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना बेटा, यही बनता है हमारा प्रो राटा का कॉन्सेप्ट। और 99% चांसेस हैं कि जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन से, प्रो राटा अलॉटमेंट से। सर ये बाकी दोनों एग्जाम में नहीं आते हैं क्या? आते हैं बेटा, पर कभी कभार आते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, भेदभाव क्यों इनके साथ? बेटा भेदभाव इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी इजी है। एग्जाम में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यही समझ में आती है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन में। अच्छा, मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में अगर मैं आपको फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ना भी कराऊं, मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूं, तो सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखकर भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं बेटा हमारे पास 1,50,000 एप्लीकेशन आए हैं। पहले मैं लिख देता हूं कि कितने शेयर्स हम इश्यू करना चाह रहे थे। मान लेते हैं कि कंपनी ने पब्लिक को 1 लाख शेयर्स ऑफर किए और हमारे पास एप्लीकेशन आ गया है 1,50,000। इसे ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं।
तो कंपनी अब क्या करे? अगर 1,50,000 एप्लीकेशन आ गया है तो क्या कंपनी 1,50,000 शेयर्स अलॉट कर दे? नहीं, कंपनी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि इनिशियली आप 1,00,000 शेयर्स इश्यू करना चाहते थे ना, तो अब एप्लीकेशन ज्यादा भी आ गया है तो अब ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर दोगे, आप 1,00,000 शेयर्स ही अलॉट करोगे। तो अब क्या किया जाए? ये जो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास आ गया है, इस एप्लीकेशन का क्या किया जाए? इस एक्सेस एप्लीकेशन को ट्रीट करने के लिए कंपनी के पास ना बेटा ये 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। एक एक करके वो तीनों ऑल्टरनेटिव हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि ये 1,50,000 जो एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी में हम 50,000 एप्लीकेशंस को रख लेते हैं और दूसरी कैटेगरी में 1,00,000 एप्लीकेशंस को रख लेते हैं। इन 50,000 एप्लीकेशंस के जो एप्लीकेंट हैं उनसे हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे कि भैया माफ करना, हम आपको एक भी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएंगे, आपके सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और इन एप्लीकेशंस के साथ जो आपने एप्लीकेशन मनी हमें पे किया था ना, हाँ, वो भी हम ससम्मान आपको रिफंड कर देते हैं। इस कैटेगरी में कितने एप्लीकेशंस बाकी रह गए? 1,00,000, और हमें शेयर्स भी कितने अलॉट करने थे? 1,00,000, तो इनको कर दिया जाएगा फुल अलॉटमेंट। तो एक तरीका तो ये होता है बेटा कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरा ऑल्टरनेटिव समझने से पहले मैं ना एक बार यहां पर एक छोटा सा रेशियो निकालना चाहता हूं। 1,50,000 और 1,00,000 का ये रेशियो आएगा बेटा 3:2। सर क्यों निकाल रहे हो सर ऐसा रेशियो? 3:2 का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने, अगर किसी एप्लीकेंट ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसे हम 2 शेयर्स अलॉट करेंगे। बात समझना बेटा, यहां पर 3 के लिए अप्लाई किया है तो 3 अलॉट नहीं कर देंगे। अगर 3 के लिए अप्लाई किया और 3 अलॉट कर देंगे फिर तो वो कहलाएगा फुल अलॉटमेंट। 3 के लिए अप्लाई किया है और उसे पूरी तरीके से हम रिजेक्ट कर दें कि तुमको तो एक भी शेयर अलॉट नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, हम उसे कहते हैं बेटा रिजेक्शन। ना हम करने जा रहे हैं फुल अलॉटमेंट, ना हम करने जा रहे हैं रिजेक्शन। हम बोल रहे हैं कि तुम 3 के लिए अप्लाई किए, तुमको 2 शेयर अलॉट करेंगे। इसे बोलते हैं बेटा पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट को ही टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट, जो आज के हमारे डिस्कशन का मुख्य मुद्दा है। और बेहतर तरीके से समझाता हूं बेटा 3:2 का मतलब क्या है। किसी बंदे ने अगर 30 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 20 शेयर्स अलॉट करेंगे। किसी ने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 200 शेयर्स अलॉट करेंगे। किसी ने अगर 3,000 तो 2,000, 40,000 बोल रहा हूं, 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 20,000 शेयर्स उसे हम क्या कर देंगे? अलॉट कर देंगे। और अल्टीमेटली अगर इसी रेशियो को फॉलो करते रहोगे तो आप समझ पाओगे इन सब ने मिलकर 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। और अगर यही रेशियो हम लगाते जाएं तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? किसी को भी निराश नहीं करेंगे, लेकिन किसी को भी फुल अलॉटमेंट भी हम नहीं करेंगे। इस तरीके से पार्शियल अलॉटमेंट हम करते जाएंगे और अल्टीमेटली 1,50,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन हमारे पास आया है उन्हें हम 1,00,000 शेयर्स अलॉट करेंगे, जितना अलॉट करने की अनुमति हमें कंपनीज एक्ट 2013 देता है। और बेहतर तरीके से बातें समझ में आएंगी बेटा पार्शियल अलॉटमेंट की आगे चल के। तीसरा है बेटा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का भी एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं मैं आपको। ये जो 1,50,000 एप्लीकेशन हैं ना, हम एक कैटेगरी में रख देते हैं 30,000 एप्लीकेशन और दूसरी कैटेगरी में रख देते हैं 1,20,000 एप्लीकेशन। इन 30,000 एप्लीकेंट से हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, उनके शेयर्स हम कर देंगे रिजेक्ट, उनके पैसे कर देंगे रिफंड। तो यहाँ तो हो गया रिजेक्शन। कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज किया हम लोगों ने? पहला ऑल्टरनेटिव। पर यहां पर हमारे पास 1,20,000 एप्लीकेशंस बाकी रहेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1,20,000 शेयर्स आप अलॉट कर दोगे। इनको हम कहते हैं कि हम आपको पार्शियल अलॉटमेंट करेंगे। कैसे पार्शियल अलॉटमेंट करेंगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मींस 12 डिवाइडेड बाय 10 मींस 6 डिवाइडेड बाय 5। अगर इस ग्रुप में, इस कैटेगरी वालों ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो 5 शेयर्स अलॉट कर देंगे। 60 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो 50 शेयर्स अलॉट कर देंगे। अकॉर्डिंगली हम यहाँ प्रो राटा अप्लाई कर रहे हैं। तो एक कैटेगरी के लिए हमने अप्लाई कर दिया रिजेक्शन और दूसरी कैटेगरी के लिए हमने अप्लाई कर दिया प्रो राटा। इसे को बोला जाता है कि हम कंबाइंड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। चलो बेटा, अब सीधे सीधे हम आज के अपने इलस्ट्रेशन में आते हैं। इस इलस्ट्रेशन में आगे बढ़ने से पहले आप देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का पैटर्न लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना,
यही क्वेश्चन का पैटर्न हर एक क्वेश्चन में फॉलो किया जाता है। प्रो राटा अलॉटमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। कैसा पैटर्न है ये? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। हम जितने शेयर्स इश्यू करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है हमारे पास। हर एक क्वेश्चन की यही कहानी है, शुरुआत में यही जानकारी दी रहेगी कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गए हमारे पास। फिर क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गया है तो उसे डील करने के लिए कंपनी ने जो तरीका चूज किया है वो है प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करने जा रही है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिए कि हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, भाई साहब ने नहीं दिया। हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, फाइनल कॉल का पैसा मंगाया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। डिफॉल्ट के बारे में जानकारी दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। और आगे बढ़ेंगे तो आपको जानकारी दी रहेगी कि इन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए हैं, फोरफीचर की जानकारी दी रहेगी। फिर क्वेश्चन के लास्ट में आपको जानकारी दी रहेगी कि इन फोरफीटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया है। फिर से दोहरा रहा हूं बेटा, ये पैटर्न सिर्फ इस क्वेश्चन का नहीं है, हर एक क्वेश्चन की यही कहानी है। ठीक है, तो हमें वन बाय वन ये सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। जर्नल एंट्रीज पास करने कैसे करनी है वो हम देखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं और कोशिश करना बेटा कि इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो डेटा दिया है, उसे रिटेन कर पाए। क्वेश्चन बार बार पलट पलट के क्वेश्चन देखना पड़े तो टाइम वेस्ट होता है बेटा हमारा। चलो, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। इन्होंने शेयर्स इश्यू करने चाहे हैं 1 लाख। जो 1 लाख शेयर्स हम इश्यू करना चाह रहे हैं बेटा, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपए और हम प्रीमियम वसूल करना चाह रहे हैं 4 रुपए। मतलब इश्यू प्राइस कितना हो गया? 14 रुपीज। 10 रुपए का शेयर है, 14 रुपीज में हम इश्यू करना चाह रहे हैं और ये पैसा हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं। इस तरह से यहां पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन का देखो बेटा, एप्लीकेशन में हम 3 रुपए मंगा रहे हैं जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम का है। तो एक काम करो, यहां पर ना फेस वैल्यू अलग और प्रीमियम अलग, दोनों का हिसाब किताब अलग अलग कर लो। जैसा मैंने एप्लीकेशन के साथ किया है, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट्स में भी आप ऐसा ही कर लीजिए। 3 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। देखो तो बेटा, फेस वैल्यू टोटल 10 रुपए हो गया और प्रीमियम 4 रुपए होगा। इस तरह से आपको लिख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानकारी दी जा रही है? आगे हमें जानकारी दी जा रही है कि एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। हम तो 1 लाख शेयर्स इश्यू करना चाह रहे थे, एप्लीकेशन 1,90,000 के लिए आ गया। क्या इसी को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन? ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन की जानकारी दी गई है। फिर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं तो इसे कैसे डील किया जाए। ये जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है। कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है सारे एप्लीकेशंस को। पहली कैटेगरी में 20,000 एप्लीकेशन रखे गए हैं। इन 20,000 एप्लीकेशंस के रिस्पेक्ट में पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। इसे हम कहते हैं बेटा फुल अलॉटमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? फुल अलॉटमेंट। फिर दूसरी कैटेगरी में इन्होंने 50,000 एप्लीकेशंस रखे हैं पर इन्हें अलॉट किए हैं 40,000। पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर दिया कि हम एक भी शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे, पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर लिया कि 50,000 अप्लाई किया है आपने, चलिए हम आपको 50,000 अलॉट करते। नहीं, यहां किया जा रहा है बेटा पार्शियल। इसे ही तो कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तीसरी कैटेगरी आप खुद मुझे बताइए कि क्या है? 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और हम अलॉट कर रहे हैं 40,000। क्या ये भी प्रो राटा अलॉटमेंट है? यस। तो ये दोनों जो है ना बेटा यहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट है, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। अच्छा, इन 3 कैटेगरी के अलावा भी एप्लीकेशंस बाकी रह गए थे। जोड़ तो कितना होता है? 1,50,000, 1,70,000, अच्छा 1,90,000, 20,000 एप्लीकेशंस और थे बेटा। अच्छा, मैं मान लेता हूं यहां पर कि एक और कैटेगरी थी, चौथी कैटेगरी। चलो बना देता हूं आपके लिए, चौथी कैटेगरी। ठीक है, इनको भाई साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, मतलब इनको एक भी शेयर्स हमने क्या नहीं किए हैं, अलॉट नहीं किए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिजेक्शन। हमने कर दिया रिजेक्ट, और रिजेक्ट किए हो तो आपको रिफंड भी करना पड़ेगा। रिजेक्ट किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब हम डिटेल्स में समझने जा रहे हैं बेटा। बस मैंने आपसे कहा ना, पेशेंस रखना,
जितना भी लंबा लेक्चर हो एक बार ईमानदारी से पढ़ लेना, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती फिर आपको प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करने में। आओ बेटा आगे पढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर ए, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। मिस्टर ए है हमारे एक शेयर होल्डर हैं, वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, मतलब यहाँ ढेर सारे लोगों ने अप्लाई किया था ना, हाँ उनमें से एक मिस्टर ए भी थे। मैं मार्क करते जा रहा हूँ कि मिस्टर ए का जिक्र किया जा रहा है। मिस्टर ए कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, होल्डिंग 1000 शेयर्स, और ये भाई साहब के पास ना 1000 शेयर्स हैं। फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। गजब हो गया बेटा। मिस्टर ए जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया उन्होंने नहीं दिया, जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया उन्होंने तब भी नहीं दिया, ठीक है। डिफॉल्ट के बारे में जानकारी दी जा रही बेटा। मिस्टर बी, मिस्टर बी अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 वाला है बेटा। कैटेगरी 2 मतलब अच्छा वो प्रो राटा अलॉटमेंट किया था बी को हमने। हैड अप्लाइड फॉर 2500 शेयर्स। आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो वर्ड यहां पर लिखा है ना इसे अंडरलाइन कर लेना, प्रो राटा में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, समझना ना जरा। यहां पर आगे चल के डिटेल्स में समझेंगे, अभी हल्का सा बता रहा हूं मैं। मिस्टर बी ने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो क्या उन्हें हमने 2500 शेयर्स अलॉट कर दिए होंगे? नहीं। ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है मिस्टर बी, कैटेगरी 2, वो प्रो राटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी है। वहां जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया जा रहा था हम उतने शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे थे। तो अगर इन्होंने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो हमने थोड़ा कम उन्हें अलॉटमेंट किया होगा। एग्जैक्टली कितने शेयर्स अलॉट किए हैं हम बाद में वर्किंग नोट में निकालेंगे। और आप एक बात ध्यान रखना, हम जो भी एंट्रीज पास करते हैं, जो भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ये 2500 की जानकारी दी गई है, मुझे पसंद नहीं आया बेटा, क्योंकि ये जानकारी यूज नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं। इन्होंने कहाँ डिफॉल्ट किया है? इन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट किया है, इन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम पर डिफॉल्ट किया है। शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड बी, ए और बी के शेयर्स यहां पर कर लिए जा रहे हैं फॉरफिट। कंपनी नाराज हो गई, बोलती है हमने तुमसे अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, तुमने नहीं दिया, हमें उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ तुम पैसा दे दोगे, फर्स्ट कॉल का पैसा भी तुमने नहीं दिया। हाँ ऐसे नहीं चलेगा, हम तुम्हारे शेयर्स फॉरफिट करना चाहते हैं। ठीक है, शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए यहाँ पर। फिर क्या बोला जा रहा है बेटा? एक और शेयर होल्डर है मिस्टर सी, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 3। ये कैटेगरी 3 को बिलोंग करता है, और कैटेगरी 3 भी क्या हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट वाला था। यस, कैटेगरी 3 भी हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट वाला था। हु वाज होल्डिंग, अब की बार दिया है बेटा यहाँ पर होल्डिंग, अप्लाइड नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझना जरा। कैटेगरी 3 का है, प्रो राटा वाला है, पर होल्डिंग दिया हुआ है। ये 3000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, मतलब हमने 3000 शेयर्स इसको अलॉट किए, इसने अप्लाई किया होगा ज्यादा शेयर्स के लिए। अब ना मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। यही जानकारी तो मुझे चाहिए थी कि तुम्हें कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, क्योंकि यही जानकारी हमें यूज करनी होती है। ये जानकारी नहीं चाहिए बेटा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और इंफॉर्मेशन में। ये जानकारी मुझे चाहिए, ये अच्छी जानकारी दी गई है क्वेश्चन में। ये कहां पर फेल हो गए? इनसे जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया इन्होंने नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा इन्होंने नहीं दिया, मतलब मिस्टर सी ने अलॉटमेंट के टाइम पर कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। इनका डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल का है और फाइनल कॉल का है, और इस बात से नाराज होकर हम इनके भी शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स 4000 शेयर्स वर रीइश्यूड। लास्ट में बेटा वहां पर रीइश्यू की जानकारी दी गई है, वो अभी हमारे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। जब हम रीइश्यू की एंट्री करने के लिए आएंगे तब जाके उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी लास्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, पास कर लेंगे, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हम पास कर लेंगे। आपको ध्यान है ना बेटा हमें कितनी एंट्रीज पास करनी होती है? पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। हमें हर एक इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्ट में 2-2 एंट्री पास करनी होती है। एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए 2, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए 2। एप्लीकेशन के लिए कौन सी 2 एंट्री पास करते हैं हम लोग? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, ये 8
जर्नल एंट्रीज तो हमको पास करनी ही है। और बीच में जो फोरफीचर की जानकारी दी हुई है कि एक बार हम ए और बी के शेयर फोरफिट करेंगे, उसकी एक एंट्री हो जाएगी, तो ये 9th जर्नल एंट्री हो गई हमारी। और एक बार हम सी के शेयर फोरफिट करेंगे, उसकी भी एक जर्नल एंट्री हो गई। कितना हो गया बेटा? 10 हो गया क्या? और उसके बाद हम री इश्यू करेंगे, तो री इश्यू करने के लिए कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री पास करनी होती है, तो कितना हो गया? 12। हाँ, 12 जर्नल एंट्रीज हमें इस क्वेश्चन में पास करनी होगी। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा बताओ, सबसे पहली एंट्री हमें कौन सी पास करनी है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना पैसा मिल रहा है हम लोगों को? हमको पैसा मिल रहा है एक एप्लीकेशन का 3 रुपए। और एप्लीकेशंस कितने आ गए हैं हमारे पास? एप्लीकेशन आ गया है 1,90,000। तो एक एप्लीकेशन का 3 रुपए, तो 1,90,000 एप्लीकेशन का कितना? 5,70,000। 5,70,000। ये देखो बेटा, यहां हमने लिखा हुआ है, पहली एंट्री पास करके रखी हुई है। क्या एंट्री पास होगी? अरे पैसा हमको मिल रहा है, हमको मतलब कंपनी को मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और किस बात का पैसा मिल रहा है? एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक शेयर का 3 रुपए, तो 1,90,000, सॉरी एक एप्लीकेशन का 3 रुपए, तो 1,90,000 एप्लीकेशन का 5,70,000। बहुत सिंपल एंट्री है बेटा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये एंट्री गलत कर जाए। बहुत सिंपल है। दूसरी एंट्री है ये जो 5,70,000 रुपए अभी हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आए हैं, उसे हमें ट्रांसफर करना होता है। जिस दिन हम शेयर्स अलॉट करते हैं ना, उस दिन ये सारा का सारा पैसा हमें ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर की एंट्री पास करनी है। और ट्रांसफर की एंट्री पास करने से पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और अभी जो मैं वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं ना, ये हमारा मास्टर वर्किंग नोट है। मास्टर वर्किंग नोट कहने का मतलब ये है कि यही एक वर्किंग नोट शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी जर्नल एंट्रीज अभी और बाकी रह गई हमारी, सारी जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए हमें गाइड करेगा कि हमें एंट्री कैसे पास करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से दोहरा दो बेटा, ये मत सोचना कि जो जर्नल एंट्री अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एंट्री के लिए है। नेक्स्ट एंट्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पूरे क्वेश्चन में हमको क्या करने वाला है? गाइड करने वाला है। जर्नल एंट्री जो हम अभी, सॉरी जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, अभी जो वर्किंग नोट हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना बेटा। कितनी कैटेगरी है टोटल हमारे पास यहां पर? 4। इस 4 कैटेगरी में से प्रो राटा वाली कितनी कैटेगरी है? ये 2, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। तो अभी जो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं वो इन्हीं 2 कैटेगरीज के लिए बनाते हैं जो कि प्रो राटा अलॉटमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने वर्किंग नोट ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है सारे जर्नल एंट्रीज के अंत में। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपको बनाना है। ये है बेटा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। एक मैंने यहाँ पर कैटेगरी 2 रखा हुआ है और एक मैंने कैटेगरी 3 रखा हुआ है। ये भी प्रोराटा वाला है, वो भी प्रोराटा वाला है। कैटेगरी 1 मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो फुल अलॉटमेंट था, और कैटेगरी 4 मैंने इसलिए नहीं रखा हुआ है क्योंकि वो रिजेक्शन वाला था। ठीक है। यहां ना बेटा हमें सबसे पहले निकालना होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कैटेगरी 2 में था। आओ बेटा मैं वहीं से कैलकुलेट करता हूं क्वेश्चन से, और फिर हम जाके वर्किंग नोट में देखेंगे कि हाँ वैसे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आ जाओ यहां पर, एक बात का जवाब दो बेटा, कैटेगरी 2 में हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आए थे? कैटेगरी 2 में हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे 50,000, और हमने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं? 40,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है? सिर्फ 10,000। इन दोनों का डिफरेंस 50,000 माइनस 40,000, 10,000। और अगर 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन है तो हर एक एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आया था हमारे पास? 3 रुपए। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30,000। तो हमारे पास कैटेगरी 2 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 30,000 रुपीज। चलिए कैटेगरी 3 का आप मुझे बताओ बेटा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कैटेगरी 3 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? बताओ, एप्लीकेशन कितना था हमारे पास? 1 लाख। हमने शेयर्स कितने अलॉट किए? 40,000। दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेस एप्लीकेशन कितना था? 60,000। और हर एक एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आया था हमारे पास? 3 रुपए। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया बेटा? 1,80,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो इस तरीके से
हमने प्रोराटा अलॉटमेंट के दोनों केसेस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी पता लगा लिया। ये देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट किया था, एप्लीकेशन माइनस अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2। 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 हमारा एक्सेस एप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज 1,80,000, टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी बिलोंगिंग टू कैटेगरी 3। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, सिर्फ ये टोटल अमाउंट निकाल लेने से बात नहीं बन जाती है, हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करना होता है पर शेयर अलॉटेड। क्या कैलकुलेट करना होता है? पर शेयर अलॉटेड। पर शेयर अलॉटेड का मतलब क्या है समझना बेटा। मान लो यहां पर कैटेगरी 2 वाले ये 40,000 शेयर होल्डर्स इधर खड़े हुए हैं, और इधर मान लेते हैं बेटा कैटेगरी 3 वाले, कैटेगरी 3 वाले भी कितने? 40,000 शेयर होल्डर्स इधर खड़े हुए हैं। ये कैटेगरी 2 वाले हल्ला कर रहे हैं, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। मैंने कहा प्रभु कौन सा पैसा वापस करूं? तो इन्होंने कहा हम लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और आपने हमें सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। वो 10,000 एप्लीकेशंस का क्या होगा? हमने उसके साथ भी पैसा दिया था 3-3 रुपए के हिसाब से, वो पैसा हमारा वापस करो। मैंने कहा भाई कितना पैसा बनता है? वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तो सही कितना पैसा बनता है। इन्होंने बोला एक एप्लीकेशन का 3 रुपए, तो 10,000 एप्लीकेशंस का 30,000 रुपीज, हमारे 30,000 वापस करो। ये अल्लाह कर रहे हैं। मैंने कहा भाई 1 मिनट, क्या हर एक बंदे का 30-30 हजार रुपए मुझे वापस करना है? बोले नहीं नहीं नहीं, हम सबका मिला के 30,000 वापस करना है। मैंने कहा तुम सब कितने लोग? तो बोले हम सब 40,000 शेयर होल्डर्स। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट, मैं कैलकुलेट करता हूं कि तुमको कितने पैसे वापस करने हैं। 30,000 रुपए वापस करने, कितने लोगों को वापस करने? 40,000 लोगों को वापस करने। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 30,000 डिवाइड बाय 40,000, ये आएगा बेटा 0.75, 75 पैसे वापस करने हैं। मैंने कहा भाई नारा लगाना है तो लगाओ, पर ये 30,000 का नारा मत लगाओ मेरे सामने। आप नारा ये लगाओ कि हमारे 75 पैसे वापस करो, 75 पैसे वापस करो, मुझे भी जरा ठीक लगेगा। बोले ठीक है। इधर वाले भी हल्ला करने लग गए, बोले हमारे भी पैसे वापस करो। मैंने कहा भाई तुम्हारा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने पैसे वापस करने? बोले हमारा 1,80,000 वापस करो। मैंने कहा भाई रुक जाओ, 1,80,000 हर एक बंदे को तो नहीं देने ना। कितने लोग हो तुम लोग? बोले 40,000। मैंने कहा 1,80,000 को 40,000 से डिवाइड करो। हाँ तुम सबके हर एक बंदे को मुझे 4.5 रुपए 4.5 रुपए 4 रुपए 50 पैसे वापस करने हैं। हो गया कैलकुलेशन ये वाला। जैसे ये कैलकुलेशन हमने कर लिया तो फिर ये चिल्लाने लग गए। कौन? कैटेगरी 2 वाले। बोले हो गया कैलकुलेशन वगैरह आपका, तो पैसे वापस करो हमारे, हमको घर जाना है। हमने कहा 1 मिनट भाई रुको जरा, मैं अभी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगाने वाला हूं। किस बात का पैसा? अलॉटमेंट का। ये देखो ना बेटा कितना पैसा मंगाने वाले हम लोग अलॉटमेंट का। अरे आजा भाई। हाँ अलॉटमेंट का 4 रुपए। अभी मैं आपको 75 पैसे वापस कर दूं, फिर मैं आपसे अलॉटमेंट के 4 रुपए ले लूं, अच्छा लगेगा क्या? एक काम करते हैं, हम अभी आपसे 4 रुपए मंगाएंगे अलॉटमेंट का। आप एक काम करना, आप 4 रुपए मत देना, आप ना अपना 75 पैसे उसमें से काट लेना, और आप हमें सिर्फ पे करना 3 रुपए 25 पैसे। हम मंगाएंगे आपसे पूरा, हम मंगाएंगे आपसे 4 रुपए, पर आप 4 रुपए पे मत करना, आप अपना 75 पैसे काट लेना और 3 रुपए 25 पैसे के हिसाब से हमको पे कर देना। इसका मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हम आपको रिफंड नहीं करेंगे, आपका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ₹0.75 पर शेयर, उसे हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं विथ अलॉटमेंट मनी। ये बात इन्होंने भी सुनी, कैटेगरी 3 वालों ने। बोले हमारा क्या होगा? हमने कहा प्रभु जैसे इनसे 4 रुपए मंगाएंगे हम अलॉटमेंट का, आपसे भी मंगाएंगे हम जब आपसे 4 रुपए मंगाएंगे ना, तो आप भी एडजस्ट कर लेना। बोले भाई हमारा तो 4.5 रुपए है, एडजस्ट करने जाएंगे तो आपका 4 रुपए में से पूरा 4 रुपए एडजस्ट हो जाएगा, 1 भी रुपए हमको अलॉटमेंट में नहीं देना होगा। तो हमने कहा मत देना भाई, मैं तुमको 4.5 रुपए दूं, फिर मैं तुमसे 4 रुपए मांगू, अच्छा लगेगा क्या? एडजस्ट कर लेना। मैं मांगूंगा तुमसे, मैं तुमसे कॉल करूंगा कि अलॉटमेंट का 4 रुपए दो, तुम एडजस्ट कर लेना। फिर भी इनका ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हुआ। इनका कहना था ऐसे तो सिर्फ 4 रुपए एडजस्ट होगा, हमको तो आपसे रिफंड के रूप में 4.5 रुपए लेने थे। मैंने कहा रुक जाओ ना भाई, चिंता क्यों कर रहे हो, आगे मैं फर्स्ट कॉल का भी तो 4 रुपए मंगाने वाला हूं ना। रिफंड नहीं करने वाला मैं, एडजस्ट मुझसे जितना करवाना है करवा लो, रिफंड ना करने वाला।
आगे मैं आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा भी तो मंगाने वाला हूं ना, 4 रुपए। हाँ, जब मैं आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाऊंगा ना 4 रुपए, तो मंगाऊंगा मैं पूरा 4 रुपए। आप एक काम करना, जो बचा हुआ 50 पैसा है ना, एडजस्ट कर लेना। हम मंगाएंगे 4 रुपए, आप पेमेंट करना 3 रुपए 50 पैसे। ठीक, रिफंड का नाम ना लो। अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है तो अलॉटमेंट में कर लो, उसके बावजूद बच जाएगा तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेना, उसके बावजूद बच जाएगा तो सेकंड कॉल में एडजस्ट कर लेना। उसके बावजूद भी अगर बच जाए तब आओ मेरे सामने, तब मैं रिफंड करूंगा, उसके पहले मैं रिफंड नहीं करने वाला हूं। बताओ बेटा, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले एडजस्ट किया जाता है, कहां? अलॉटमेंट मनी के साथ। बच जाए तो फिर एडजस्ट किया जाता है फर्स्ट कॉल के साथ, फिर भी बच जाए तो फिर एडजस्ट किया जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ, और इसके बावजूद अगर बच जाए, कभी ऐसा हो, तब कहीं जाके हम रिफंड करने के बारे में विचार करते हैं। कभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी सीधे सीधे रिफंड नहीं कर दिया जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में। यही कैलकुलेशन मैं नीचे कर रहा था बेटा, इसीलिए मैं आपको मास्टर वर्किंग नोट बनवा रहा हूं, और ये वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आओ जरा देखते हैं यहाँ पर। ठीक, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसने बोला 75 पैसे का मैं क्या करूँ, मैंने कहा भाई एडजस्ट कर लेना, फिलहाल ट्रांसफर कर दो एडजस्ट करने के लिए अलॉटमेंट मनी में। एडजस्ट तो बाद में होगा ना, जब हम मंगाएंगे तो। फिलहाल तुम इसको ट्रांसफर कर दो, किधर ट्रांसफर कर दो? अलॉटमेंट में। कितना पैसा? 75 पैसा। एक शेयर का 75 पैसा, तो 40,000 शेयर का कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए इसका हो गया। इसको हमने कहा तुम अलॉटमेंट में 4.5 में से 4 एडजस्ट कर लेना। अलॉटमेंट के नहीं पर जब तुमसे पैसा मंगाएंगे, एक शेयर का 4 रुपए और 40,000 शेयर का 1,60,000 रुपए तो मत देना, 1,60,000 रुपए हमने वहां ट्रांसफर कर दिए। इसने कहा जो मेरा 50 पैसे बच गया उसका मैं क्या करूं? जो 50 पैसे बच गया उसे तुम एडवांस के रूप में ट्रीट कर लो, अभी इसे कॉल्स में एडजस्ट कर लेना। मेरी बात समझना बेटा, यहां पर मैंने लिखा है अलॉटमेंट, यहां पर मैंने फर्स्ट कॉल नहीं लिखा। समझाते समय मैंने आपको बोला ना कि ये जो 50 पैसा बचा है उसे हम कहां एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट कॉल में। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा, अगर समय से पहले कोई पैसा रिसीव हो जाए तो जनरली उसे हम एडवांस कहते हैं। अगर अलॉटमेंट का पैसा समय से पहले रिसीव हो जाए तो उसे एडवांस के नाम से नहीं पुकारते हैं, उसे अलॉटमेंट के नाम से ही एडजस्ट करते हैं। मुद्दा क्या है बता रहा हूं, यहां पर एडवांस को बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस। एडवांस को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा समय से पहले मिल जाए तो बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा समय से पहले मिल जाए तो उसे भी कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। लेकिन अगर अलॉटमेंट का पैसा समय से पहले मिल जाए तो उसे कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते, क्योंकि उसे हम कॉल्स के नाम से नहीं पुकारते हैं। कॉल्स के नाम से हम किसे पुकारते हैं? फर्स्ट कॉल को और सेकंड कॉल को। तो फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, कॉल का पैसा समय से पहले मिल जाए तो बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। लेकिन अगर अलॉटमेंट का पैसा समय से पहले मिल जाए तो है वो भी एडवांस, लेकिन ना उसे ना बेटा कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते हैं। दैट्स वाई यहां पर जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की बारी आती है तो अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से किया जाता है, और जब फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में एडजस्ट करने की बारी आती है तो हमें एडवांस अकाउंट में उसे एडजस्ट करना होता है। एडवांस अकाउंट का मतलब है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और बेहतर तरीके से बात समझ में आएगा बेटा, अभी एंट्री पास करना चालू करेंगे तो देखो जरा यहां पर कितना है। एक शेयर का 50 पैसे, तो 40,000 शेयर का 20,000। यहीं पर मैंने डिस्कस ये भी कर लिया है कि जिनको हमने रिजेक्ट किया था, याद है बेटा 20,000 एप्लीकेंट्स को लास्ट में कैटेगरी 4 बना के हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, उनका पैसा कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते बेटा, उनको तो एक भी शेयर अपने अलॉट नहीं किए ना, उनको तो नहीं बोल सकते ना अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तब एडजस्ट कर लेना। अरे भाई उनसे मंगाने ही नहीं वाले हो तुम कोई पैसा, क्योंकि उनको तुमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किए हैं। उनको पैसा तुमको तुरंत वापस करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी तुम्हारी खैर नहीं है। एक तो बेचारे ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन के साथ पैसा दिया, तुमने उनको एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किया, ऊपर से तुम उनका पैसा भी वापस नहीं कर रहे हो। समझ सकते हो ना क्या हो सकता है? ये पैसा तुरंत रिफंड करना पड़ता है बेटा। 20,000 एप्लीकेशंस का 3 रुपए के हिसाब से, 20,000 एप्लीकेशंस का 3 रुपए के हिसाब से ये 60,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। आगे चल के हम देखेंगे ये अमाउंट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी निकाला जा सकता था। चलो बेटा, ये नीचे तो दूसरे वर्किंग नोट है, वापस आ जाते हैं। आजा भाई जल्दी आजा, ये आ गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, वर्किंग नोट तो समझ में आ गया। हाँ, वर्किंग नोट क्लियर हो गया ना? मैं एक बार वापस बता देता हूँ। वर्किंग नोट में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले निकाला एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ उन 2 कैटेगरीज के लिए जो कि प्रोराटा अलॉटमेंट था, कैटेगरी 2 कैटेगरी 3। 1 को इग्नोर किया, 4 को इग्नोर किया क्योंकि वो प्रोराटा नहीं था। पहले हमने निकाला टोटल अमाउंट।
टोटल अमाउंट निकालने के बाद हमने निकाला पर शेयर अलॉटेड। एक का निकल के आया 75 पैसे, दूसरे का निकल के आया 4 रुपये 50 पैसे। क्या हमने 75 पैसे वापस कर दिए? नहीं, हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के साथ। क्या हमने 4 रुपये 50 पैसे वापस किए? नहीं, हमने एडजस्ट कर दिया 4 रुपये अलॉटमेंट में, बचा हुआ 50 पैसे फर्स्ट कॉल में। ठीक, फिर जब जर्नल एंट्री पास करने की बारी आती है तो पहला बात ये ध्यान रखिएगा, जितने से आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन किया था फुल अमाउंट से, वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा हमेशा हमेशा हमेशा। हर एक क्वेश्चन में जितने अमाउंट से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन हुआ है उतने अमाउंट से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बताओ बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने अमाउंट से ओपन हुआ था? 5,70,000। कौन सी एंट्री के साथ हुआ था? क्रेडिट एंट्री के साथ। तो हम 5,70,000 रुपए यहां पर कर देंगे डेबिट। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। कहीं पर लिखना है तो अलग से लिख के रख लेना कि हाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि यही एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या करें हम लोग? पहला स्टेप क्या किया हम लोगों ने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को राइट ऑफ किया। दूसरा स्टेप है बेटा, हमारे पास एप्लीकेशंस कितने आए थे? 1,90,000। इसको आप दो हिस्से में डिवाइड कर दो, 1,00,000 और 90,000। 1,00,000 का मतलब है अलॉटेड और 90,000 का मतलब है एक्सेस एप्लीकेशन। पहले हम अलॉटेड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कि हमने कितने शेयर्स अलॉट किए। बताओ बेटा, कितने शेयर्स अलॉट किए हमने? 1,00,000। पहले उनकी एंट्री पास करेंगे। ये जो 1,00,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं उसके लिए हमने कितना पैसा वसूल किया? वैसे तुमने पूरे 1,90,000 का पैसा वसूल किया था, पर 1,00,000 का भी हमने कितना पैसा वसूल किया है? 3 रुपए। 3 रुपए में से 2 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम। ये देखो बेटा, इन 1,00,000 अलॉटेड शेयर्स का 2 रुपए जो फेस वैल्यू को बिलोंग करता है वो ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, 2,00,000 रुपए। और इन 1,00,000 अलॉटेड शेयर्स का 1 रुपए जो प्रीमियम को बिलोंग करता है वो हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। बात समझ रहे हो ना बेटा? ये हमने जो एंट्री की है ये अलॉटेड शेयर्स के रिस्पेक्ट में की है। किसके रिस्पेक्ट में की है? अलॉटेड शेयर्स के रिस्पेक्ट में। तो पहला एंट्री हमने किसका किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को राइट ऑफ करना। दूसरा एंट्री हमने क्या किया? जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैं उनका फेस वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, उनका प्रीमियम हमने ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। उसके बाद ये जितनी भी एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं ये सब ना बेटा एक्सेस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? एक्सेस एप्लीकेशन। और एक्सेस एप्लीकेशन के लिए हमने क्या डिसाइड किया था? मैं बता रहा हूं बेटा हमने क्या डिसाइड किया था। एक्सेस एप्लीकेशन के लिए हमने ये डिसाइड किया था कि पहले हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ, फिर हम एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस के साथ, फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। हाँ, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ यही ट्रीटमेंट होता है बेटा। पहले उसे एडजस्ट करते हैं फिर रिफंड कर देते हैं, पहले उसे एडजस्ट करते हैं फिर उसे रिफंड कर देते हैं। बताओ जरा मुझे, अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट करने जा रहे हैं बेटा? ये वाला 30,000 और ये वाला 1,60,000 जोड़ो तो कितना होता है? 1,90,000। देखो बेटा आप यहाँ पे आपको बात नजर आएगी कि हमने 1,90,000 रुपए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से ट्रीट किया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ये अमाउंट कितना आ गया बेटा? 1,90,000। बताओ जरा बात समझ में आ रही? दोबारा मैं यहाँ पर वैसे आप वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो कि वो 1,90,000 वहां से आया है, फिर भी मैं आपके लिए दोबारा लिख रहा हूँ। ये 1,90,000 कैसे आया था बेटा? 30,000 रुपए कैटेगरी 2 वालों का था और कैटेगरी 3 वालों का 1,80,000 में से 1,60,000। ये इस तरीके से 1,90,000 आया था जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आया। उसके बाद मुझे बताइए दूसरे नंबर पर हम क्या एडजस्ट करने जा रहे थे बेटा? यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम एडजस्ट करने जा रहे हैं एडवांस 20,000 रुपए। ये एडवांस की एंट्री अब शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से नहीं होगा। जब मामला कॉल तक पहुंच जाता है तो उसकी एंट्री कॉल्स इन एडवांस के नाम से की जाती है। किसके नाम से की जाती है बेटा? कॉल्स इन एडवांस 20,000 रुपए। फिर आपको याद होगा बेटा, मैं नीचे फिर लेकर नहीं जा रहा हूं आपको, तीसरा एडजस्टमेंट हम करने जा रहे थे रिफंड का, और रिफंड का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 60,000। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं जैसे हमने कैलकुलेट किया था। दोबारा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, हर एक एप्लीकेशन का 3 रुपए मिला था और ऐसे 20,000 एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए 60,000 आ रहा है।
या आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। 5,70,000 में से ये ऊपर के ये चार अमाउंट माइनस कर दोगे तो भी ये 60,000 रुपए आएगा। ये वाला अमाउंट आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाल सकते हो। जब पैसा रिफंड किया जा रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हमें बैंक अकाउंट को कर देना चाहिए क्रेडिट। हमें बैंक अकाउंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री फॉर प्रोराटा अलॉटमेंट, ये एंट्री नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। 3 स्टेप में मैंने यहां पर जर्नल एंट्री पास की है। पहला स्टेप है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को राइट ऑफ करना। दूसरा स्टेप है शेयर अलॉटमेंट, जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैं उनके रिस्पेक्ट में एंट्री करना। और तीसरे स्टेप में हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी की एंट्री की है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी की एंट्री करने के लिए आपको वर्किंग नोट का रेफरेंस लेना है। वर्किंग नोट में जाके देखना है कि कितना एडजस्ट होने वाला है अलॉटमेंट में, कितना एडजस्ट होने वाला है फर्स्ट कॉल में जिसे हम कहते हैं एडवांस में, और कितना हमें रिफंड करना है। चलो बेटा अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताइए एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। अब हमें किसकी एंट्री करनी है? अब हमें एंट्री करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट। हमें अलॉटमेंट का पैसा मंगाना है, तो पहले पैसा मंगा लेते हैं। अलॉटमेंट का कितना पैसा मंगाना है हम लोगों को देख लेते हैं बेटा। यहां पर अलॉटमेंट का पैसा हमें मंगाना है 4 रुपए। ये 4 रुपए जो हम मंगा रहे हैं उसमें से 3 रुपए फेस वैल्यू है और 1 रुपए प्रीमियम है। ठीक है, चलो एक शेयर का 4 रुपए मंगा रहे हैं तो 1 लाख शेयर्स का, अब 1,90,000 के हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा बेटा, है ना, वो तो एप्लीकेशंस थे। अलॉट कितने किए हैं आपने? 1 लाख ना। एक शेयर का 4 रुपए मंगा रहे हैं तो 1 लाख शेयर्स का कितना? 4 लाख रुपए। लिखो बेटा यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख। ठीक, इसमें से 3 रुपए जो है वो फेस वैल्यू को बिलोंग करता है, 1 रुपए प्रीमियम को। जो फेस वैल्यू को बिलोंग करता है वो चला जाएगा आपका शेयर कैपिटल में, और जो प्रीमियम को बिलोंग करता है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इतनी आसान जर्नल एंट्री ये वाली है कि मैं क्या ही बताऊं। बढ़ जाएं आगे हम लोग। अब इंपॉर्टेंट एंट्री है इसके बाद वाला। मंगा तो लिया बेटा हम लोगों ने, कितना पैसा? 4 लाख रुपए। लेकिन सवाल यह है कि क्या 4 लाख रुपए हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हमें एक वर्किंग नोट बनाकर यह कैलकुलेशन करना होता है, जैसा कि मैंने यहां पर आपके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया है। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? वर्किंग नोट नंबर 2 में हम अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मंगा तो लिया 4 लाख रुपए, मिला कितना हमको, ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होता है अमाउंट ड्यू, कि आपने मंगाया कितना है? 4 लाख। फिर से यहां दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, पर आपको दोबारा यहां टाइम पास करने की जरूरत नहीं। 4 लाख रुपए हमने मंगाया। अब मुझे बताओ बेटा, हमने भले ही 4 लाख रुपए मंगाया है, पर क्या हमें सच में 4 लाख रुपए मिलने वाला था? नहीं, क्योंकि कैटेगरी 2 वाले शेयर होल्डर्स, कैटेगरी 3 वाले शेयर होल्डर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम यही एडजस्ट करने जा रहे थे। हमने उनसे वादा किया था कि भाई जब 4 रुपए मंगाएंगे तुम 75 पैसे एडजस्ट कर लेना, जब 4 रुपए मंगाएंगे तुम 4 रुपए एडजस्ट कर लेना। तो ये लोग तो पैसे फिलहाल ये तो पैसे ही नहीं देंगे, कैटेगरी 3 वाले अलॉटमेंट का 1 भी रुपए नहीं देंगे, और ये कैटेगरी 2 वाले मंगाएंगे हम 4 रुपए और देंगे कितना? 3 रुपए 25 पैसा। तो कुछ पैसा हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। दैट्स वाई वो अमाउंट हमें पहले से मालूम है कि अभी रिसीव नहीं होने वाला है। कितना अमाउंट है? चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा, यहां से देख लेते हैं। एक तो जर्नल एंट्री में है, दूसरा यहां पर भी है। अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया था बेटा ये दोनों अमाउंट, 1,90,000। ये देखो, तो हमने इस 4 लाख में से माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो एडजस्टमेंट था। कितने का एडजस्टमेंट था? 1,90,000। अच्छा चलो ठीक है, हमने 4 लाख मंगाया, 1,90,000 नहीं मिलने वाला था, हम पहले से जानते थे, तो बाकी तो मिले। बाकी 2,10,000 रुपए तो मिले नहीं। बाकी 2,10,000 भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। ध्यान है बेटा, मिस्टर ए ने डिफॉल्ट किया था अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, मिस्टर बी ने भी डिफॉल्ट किया था अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। ए और बी, सी तो बाद में करता है डिफॉल्ट, ए और बी ने तो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, तो हमें यहां पर माइनस करना पड़ेगा डिफॉल्ट बाय मिस्टर ए। देखते हैं मिस्टर ए के बारे में, पढ़ते हैं क्या जानकारी दी हुई थी। पहले ना मिस्टर बी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। क्या है ना बेटा, मिस्टर बी के बारे में जब पहले हम पढ़ लेंगे ना तो बातें ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले हम मिस्टर बी के बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या है।
मिस्टर बी शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2, जिसने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो बेटा पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि ना हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसको कितने शेयर्स हमने अलॉट करने। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना बस। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे। अगर उसने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मुझे आप ये बताइए कि क्या उसे हम 2500 से ज्यादा शेयर्स अलॉट कर देंगे, या उसे हम एग्जैक्टली 2500 शेयर्स अलॉट कर देंगे, या 2500 से कम। हम उसे अलॉट करेंगे बेटा 2500 से कम, क्योंकि वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, जहां पे प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा था, पार्शियल अलॉटमेंट हो रहा था। जितना मांगा जाता है उतना अलॉट नहीं किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अगर निकालना है तो 2500 से छोटा अमाउंट आएगा। छोटा अमाउंट निकालने का तरीका ये है बेटा कि एक नंबर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक नंबर इसमें डिवाइड करना पड़ता है। मुझे छोटा नंबर चाहिए ना, तो मैं छोटी संख्या डिवाइड करूंगा, और सॉरी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा और बड़ी संख्या से डिवाइड कर दूंगा। देखना जरा कैसे, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है बेटा ये? कैटेगरी 2। ये देखो जरा, ये है हमारा कैटेगरी 2। 50,000, 40,000। बताओ तो बेटा दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 40,000। बड़ी संख्या कौन सी है? 50,000। तो हम ना यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे और 50,000 से डिवाइड करेंगे। लोग इसका फॉर्मूला भी याद करवाते हैं बेटा, मैं फॉर्मूला याद करवाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे ना तो दो तरीके से फॉर्मूला बनता है और जबरदस्त कंफ्यूजन अराइज हो जाता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझना बेटा, कॉमन सेंस वाला। मैं आपसे जो सवाल पूछते जाना बस उसका जवाब देता जाना बेटा, इतना मैथमेटिक्स सबका क्लियर रहता है। अगर मिस्टर बी ने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो क्या हमें 2500 शेयर्स ही उसे अलॉट कर देना चाहिए, या ज्यादा या कम? ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें कम शेयर्स अलॉट करने। मींस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 2500 से कम आने वाला मुझे छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या अगर मुझे चाहिए तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करो, बड़ी संख्या से डिवाइड करो। उल्टा कर दोगे तो बात बिगड़ जाएगा। बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, छोटी संख्या से डिवाइड कर दोगे तो ये अमाउंट 2500 से और ज्यादा आ जाएगा, तो जो कि गलती है। सही क्या होने वाला है? छोटी संख्या आएगी तब। छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या से डिवाइड। छोटी संख्या थी 40,000, बड़ी संख्या थी 50,000। जब ये कैलकुलेशन करोगे बेटा तो ये आने वाला है 2000। मैं यहां नीचे लिख देता हूं 2000। तो मिस्टर बी ने भले ही 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसे अलॉट किए थे 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स, ठीक है, और इसने कर दिया है डिफॉल्ट। आओ बेटा, अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, हमने यहां पर कैलकुलेट करके ये निकाला भी है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर बी, 2500 के लिए उसने अप्लाई किया था, मल्टीप्लाइड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, उसे हमने 2000 शेयर्स अलॉट किए। अब मुझे आप ये बताइए, मिस्टर बी से हमने अलॉटमेंट का कितना पैसा मंगाया था? सबसे हम लोगों ने 4-4 रुपए मंगाए थे, तो मिस्टर बी से भी हमने कितना मंगाया था? 4 रुपए। लेकिन क्या सच में बी हमें 4 रुपए देने वाला था? नहीं। बी बिलोंग करता है बेटा कैटेगरी 2 को। किसको बिलोंग करता है? कैटेगरी 2। और कैटेगरी 2 वालों से हमने वादा किया था कि जब हम आपसे 4 रुपए मंगाएंगे तो आप अपना 75 पैसे काट लेना। आप हमें पे सिर्फ कितना करना? 3 रुपए 25 पैसे। तो भले ही हमने बी से 4 रुपए मंगाए थे, लेकिन हम पहले से जानते थे कि वो 4 रुपए पे नहीं करने वाला है, वो 75 पैसे काटने वाला है, वो हमें पे करने वाला है 3 रुपए 25 पैसे। लेकिन उसने ये 3 रुपए 25 पैसे पे नहीं किए, तो इसका डिफॉल्ट 3 रुपए 25 पैसे का है। मिस्टर बी का डिफॉल्ट 4 रुपए का नहीं है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मिस्टर बी से हमने 4 रुपए मंगाए पर हमें 4 रुपए नहीं मिलने वाले थे, हमें मिलने वाले थे 3 रुपए 25 पैसे, जो उसने नहीं दिए। तो डिफॉल्ट उसका 3 रुपए 25 पैसे का है, ना कि 4 रुपए का। 3 रुपए 25 पैसे का डिफॉल्ट तो एक शेयर का है, और भाई साहब के पास शेयर्स 2500 हैं या 2000? अब भी कैलकुलेट किया बेटा हमने, 2000। 3 रुपए 25 पैसे को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टर बी का डिफॉल्ट 6500 रुपए का है। मिस्टर ए के बारे में चर्चा करते हैं। मिस्टर ए के बारे में क्या जानकारी दी हुई है? मिस्टर ए के बारे में जानकारी दी हुई थी बेटा हमें क्वेश्चन में कि वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। कैटेगरी 1 में हुआ था बेटा फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट, उनका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास नहीं है। अगर कैटेगरी ए वालों से हमने पैसे मंगाए थे 4 रुपए, तो उनको पे भी करने थे 4 रुपए, और अगर उन्होंने पे नहीं किए तो उनका डिफॉल्ट भी कितने का है?
₹4 का है, तो मिस्टर ए का डिफॉल्ट है ₹4 का एक शेयर का, तो 1000 शेयर का उसका डिफॉल्ट हो गया बेटा ₹4000 का। आ जाओ भाई, थोड़ा इस तरीके से बताना पड़ेगा बेटा, बार बार स्क्रॉल करके मुझे मैं क्या करूं, क्वेश्चन बड़ा है ना। एक शेयर का ₹4, तो 1000 शेयर का कितना, ₹4000। ठीक, 4 लाख रुपए हमने मंगाए, हमें मालूम था 1,90,000 नहीं मिलने वाला है, बाकी जो मिलने वाला था उसमें से भी ए ने डिफॉल्ट कर दिया ₹4000 का, बी ने डिफॉल्ट कर दिया 6500 का। अल्टीमेटली जो हमको पैसा रिसीव हुआ है, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड, वो है 1,99,500। ठीक, चलिए अब एक बात ध्यान रखना बेटा, इसकी एंट्री जब हम पास करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में एंट्री पास करते हैं। कैसे एंट्री पास करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। पहले हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर हम इन दोनों डिफॉल्ट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर हम तीसरे नंबर पे इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम चौथे नंबर पर इसे रिकॉर्ड करेंगे। जब भी रिकॉर्ड करने की बारी आएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आगे चल के मौका मिलेगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फिर मौका मिलेगा सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। हर बार इसी तरह से वर्किंग नोट बनाया जाएगा, सेम फॉर्मेट फॉलो करते हुए वर्किंग नोट बनाया जाएगा, और वर्किंग नोट बना लेने के बाद जब जर्नल एंट्री की बारी आएगी तो रिवर्स ऑर्डर में आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, यहां पर ना बेटा इक्वल का साइन लगा हुआ है, जहां भी इक्वल का साइन लगा रहेगा ना, वो वाला अमाउंट हम डेबिट करेंगे। ये ट्रिक है बेटा, एक कॉन्सेप्चुअली बताने से कभी कभी ध्यान नहीं रहता, ट्रिक है एक। और जहां जहां भी माइनस का साइन लगा रहेगा ना, वहां पर भी आपको डेबिट करना रहेगा। कहीं पर लिखना चाहे तो लिख के रख सकते हैं आप, इक्वल का साइन है तो डेबिट करना है, माइनस का साइन है तो डेबिट करना है। बेटा सिर्फ यहां पर नहीं है, फर्स्ट कॉल में भी ऐसा ही होगा, फाइनल कॉल में भी ऐसा ही होगा, सिंपल क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इस फॉर्मेट से अगर आप फॉर्मेट बना रहे हैं तो जो तरीका मैं बता रहा हूं वही फॉलो होगा। इक्वल साइन लगा है तो डेबिट करना है, माइनस साइन लगा है तो आपको डेबिट करना है। और अगर कहीं पर आपको प्लस साइन लिखा हुआ नजर आ जाए, जैसे यहां कोई साइन लगा हुआ नहीं है, मतलब यहां प्लस साइन है, तो प्लस साइन वाला आपको करना होता है क्रेडिट, प्लस साइन वाला आपको करना होता है क्रेडिट। चलो बेटा, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे 1,99,500 को। कहां रिकॉर्ड करेंगे, इक्वल साइन है मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो 1,99,500 हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। क्या है बेटा ये अमाउंट रिसीव्ड। तो जब पैसा मिलता है तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं बैंक अकाउंट में, तो हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है 1,99,500 रुपीज से। ये लो बेटा, कहां गया भाई, ये हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट किया है। बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 1,99,500 रुपीज से। वापस वर्किंग नोट में आ जाते हैं, रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं ना हम लोग। अब ये दूसरे नंबर पे बेटा जो डिफॉल्ट हुआ है, यहाँ पर डिफॉल्ट के बारे में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं बेटा कि डिफॉल्ट की एंट्री कैसे करनी होती है। क्या इस क्वेश्चन में हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया था? नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला गया था। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया होता तो हम ये दोनों अमाउंट जोड़ लेते, 6,500 और 4,000 हो जाता बेटा 10,500, और 10,500 रुपए हमें डेबिट करना होता, क्योंकि माइनस साइन है ना, हमें डेबिट करना होता। कौन से अकाउंट में डेबिट करना होता? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। लेकिन फिलहाल चूंकि इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, मैं यहां पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करने जा रहा हूं। और जब आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो आपको इस डिफॉल्ट के अमाउंट को इग्नोर करना होता है। आपको 4,000 रुपए को इग्नोर करना है, आपको 6,500 रुपए को इग्नोर करना है। ये दोनों अमाउंट ना आपको डेबिट करना है ना आपको क्रेडिट करना है, इसे इग्नोर कर देना ही रिकॉर्ड करने के बराबर है। क्योंकि जब हम इसे इग्नोर कर देंगे तो ये 4,000 रुपए का डिफॉल्ट और ये 6,500 रुपए का जो डिफॉल्ट है, जो अलॉटमेंट के टाइम पर हुआ है, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा रह जाएगा। कहां पड़ा रह जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इग्नोर करना है, ठीक, इग्नोर कर दो इसको। फिर 1,90,000, 1,90,000 रुपए भी यहां पर इग्नोर किया जाएगा। जब कभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रहा होता है अलॉटमेंट के साथ, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ, तो हमें इस अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करना होता है, इसे हमें इग्नोर करना होता है। क्यों इग्नोर करना होता है?
इसलिए इग्नोर कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर उसे रिकॉर्ड करते तो अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते, और वो ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से ही। 1,90,000 अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुका होता है बेटा, रिकॉर्ड हो चुका होता है। इसलिए दोबारा दोबारा उसे हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो एक गड़बड़ स्थिति में जाके आप फंस जाओगे। क्या स्थिति आ जाएगी मालूम है? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब डेबिट में भी अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा और क्रेडिट में भी अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी जर्नल एंट्री में कि सेम अकाउंट को आप डेबिट भी कर दो और सेम अकाउंट को आप क्रेडिट भी कर दो। याद रखना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर आप एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट के साथ, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करते समय उस एडजस्टमेंट को आपको इग्नोर करना होता है, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक, तो अब हम लास्ट में आ जाते हैं बेटा। ये जो अमाउंट ड्यू था, ड्यू की एंट्री हम लोगों ने शेयर अलॉटमेंट के नाम से की थी, तो हम शेयर अलॉटमेंट के नाम से एंट्री करेंगे। 4 लाख रुपए नहीं करेंगे, हम देखेंगे वहां पर कि क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर से वो एंट्री की जाती है। ये देखो बेटा, यहाँ पर आ जा भाई जल्दी से। यहाँ सिर्फ एक ही अमाउंट डेबिट हुआ है 1,99,500। यहाँ मैं 4 लाख लिख दूंगा तो ये टैली नहीं हो पाएगा, हमको यहाँ पर 1,99,500 ही लिखना पड़ता है। ये ड्यू वाला अमाउंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी आपको लग सकता है कि सर एक ही एंट्री, एक ही अमाउंट की एंट्री हुई है, इतना लंबा चौड़ा वर्किंग नोट हमने क्यों बनाया? ऐसा मत सोचना बेटा, क्योंकि आगे चल के सेम वर्किंग नोट हमारी मदद करने वाला है शेयर फॉरफीचर की एंट्री में, और सेम वर्किंग नोट हमारी मदद करने जा रहा है री इश्यू की एंट्री में। तो ये मत सोचना कि इतना बड़ा वर्किंग नोट हमने बनाया और जर्नल एंट्री छोटी सी बन रही है, ऐसी बातें दिमाग में मत आने देना। तो हमने अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास कर दी बेटा, अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए, अगर आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा हो तो बीच में रुको, पॉज लो, जो बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको दोबारा एक बार रिवाइज करो, समझो, दिमाग ठंडा करो और फिर चालू करो लेक्चर। ठीक है, लेकिन पेशेंस नहीं छोड़ना है बेटा। ठीक है, जो बातें बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, हर एक क्वेश्चन में सेम मैकेनिज्म लगा के सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, उसका अगला क्वेश्चन अलग तरीके, नहीं, सारे क्वेश्चन सेम मैकेनिज्म, सेम लॉजिक लगाते हुए आप सॉल्व कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा लेते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट कॉल का हम कितना पैसा मंगाने जा रहे थे? फर्स्ट कॉल का हम पैसा मंगाने जा रहे थे 4 रुपए, एक शेयर का 4 रुपए, तो 1 लाख शेयर्स का कितना? 4 लाख रुपए। ये जो हम 4 लाख रुपए मंगाने जा रहे हैं उसमें से 3 रुपए बिलोंग करता है फेस वैल्यू को और 1 रुपए बिलोंग करता है प्रीमियम को। बहुत ही सिंपल एंट्री होती है बेटा ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री में कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। देखो जरा, एक शेयर का 4 रुपए, तो 1 लाख शेयर्स का 4 लाख रुपए है। ये एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से। इस 4 रुपए में से 3 रुपए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू चला जाएगा शेयर कैपिटल में, 1 रुपए प्रीमियम है, ये चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ड्यू की एंट्री एज यूजुअल काफी सिंपल है। दिक्कत कहां पर है? रिसीव्ड की एंट्री में। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करने से पहले अगेन हमें एक बनाना पड़ेगा छोटा सा वर्किंग नोट। बना ले बेटा वर्किंग नोट हम लोग। आ जाओ चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? अरे जैसे अलॉटमेंट टाइम पर बनाए थे वैसे अभी भी बनाएंगे। आ जाइए, बताओ बेटा कितना अमाउंट ड्यू था? 4 लाख रुपए। ये लीजिए, ड्यू था हमारा 4 लाख। 4 लाख रुपए मंगा तो लिया हम लोगों ने, पर क्या सारा अमाउंट हमें रिसीव होने वाला था, या कुछ अमाउंट ऐसा है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी के टर्म्स में ऑलरेडी रिसीव होके रखा हुआ है? देखो बेटा, कैटेगरी 2 वालों का तो किस्सा कहानी खत्म हो चुका था, बेचारे अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर पा रहे थे। लेकिन कैटेगरी 3 वाले, याद है ना, 4.5 रुपए वापस मांग रहे थे, 4 रुपए एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में 50 पैसा अभी भी बाकी रह गया था। 50 पैसे के हिसाब से कितना पैसा बाकी रह गया था बेटा? यहीं ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखो जरा, 20,000 रुपए इनका बचा हुआ है। जब इनसे मंगाएंगे ना हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा, तो 20,000 रुपए काट के देंगे वो लोग। तो हमने मंगाया 4 लाख रुपए है, पर हम पहले से जानते थे कि कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो इधर एडजस्ट होने वाला है 20,000 रुपए। ये तो हमको वैसे भी नहीं मिलने वाला था, तो वैसे भी हमको मिलने वाला था सिर्फ 3,80,000 रुपए, लेकिन वो 3,80,000 रुपए भी पूरा हमको नहीं मिला। क्यों?
क्योंकि ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया था, तो फर्स्ट कॉल में ए का डिफॉल्ट है। बी ने भी अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया था, तो फर्स्ट कॉल में बी का भी डिफॉल्ट है। और मिस्टर सी जिसने अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया था, उसने अब डिफॉल्ट करना चालू कर दिया है, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया था, तो फर्स्ट कॉल में सी का भी डिफॉल्ट है। तीन तीन लोगों का डिफॉल्ट है बेटा इधर। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए, डिफॉल्ट बाय मिस्टर ए। मुझे बताओ बेटा, ए से हमने कितने पैसे मंगाए थे? 4 रुपए। ए कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? कैटेगरी 1। और कैटेगरी 1 वालों का, कैटेगरी 1 वालों का तो फुल अलॉटमेंट था, उनका तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं था। 4 रुपए हमने मंगाए थे, 4 रुपए उसे देने थे, नहीं दिए तो 4 रुपए का डिफॉल्ट। एक शेयर का 4 रुपए, तो 1000 शेयर्स का इसने 4000 रुपए का डिफॉल्ट कर दिया। बी, बी कैटेगरी 2 को बिलोंग करता था, और कैटेगरी 2 वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, लेकिन सारा का सारा एडजस्ट हो चुका था अलॉटमेंट में। अभी तो फर्स्ट कॉल की बारी है। फर्स्ट कॉल में बी से हमने 4 रुपए मंगाए, और एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, देना उसको 4 रुपए ही था, पर उसने नहीं दिया, तो उसका डिफॉल्ट ना बेटा पूरे 4 रुपए का है। एक शेयर का 4 रुपए, तो 2000 शेयर्स का, याद रखना बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 2500 लिख देते हैं। 2500 तो उसका एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन को गोली मारो। अलॉट कितना किया था हमने? 2000, मल्टीप्लाई करो, 8000 रुपए का डिफॉल्ट इसने कर दिया। फिर बारी आएगी मिस्टर सी। एक बार देखो बेटा, मिस्टर सी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? याद है क्या आपको? मुझे याद है, पर मैं आपको दिखा रहा हूं। वो कैटेगरी 3 को बिलोंग करता है बेटा। मिस्टर सी कैटेगरी 3 को बिलोंग करता है, याद है ना? अच्छा, शेयर्स भी देख लेते हैं कितने हैं उसके पास। वो होल्ड करता है, कितने शेयर्स होल्ड करता है? 3000। चलो जल्दी से वर्किंग नोट आ जा भाई। आ गया। तो मिस्टर सी जो कैटेगरी 3 को बिलोंग करता है, इससे भी हमने 4 रुपए मंगाए थे, पर क्या वो 4 रुपए हमें देने वाला था? नहीं, इसका तो बचा हुआ है 50 पैसे एडजस्ट करने के लिए, वो उसका 50 पैसे एडजस्ट होने वाला था। तो ठीक है ना भाई, 4 रुपए मांगे हैं, तुम 50 पैसे एडजस्ट करते, 3 रुपए 50 पैसे तो दोगे ना तुम हमको, वो भी नहीं दे रहे हो तुम। हाँ, तो तुम्हारा 3 रुपए 50 पैसे का डिफॉल्ट है। हमने मांगे 4 रुपए 50 पैसे, वो एडजस्ट करने वाला था, 3 रुपए 50 पैसे मिलने वाले थे जो नहीं मिले, वो डिफॉल्ट है। कितने शेयर्स का? 3000 शेयर्स का। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,500। इन तीनों का डिफॉल्ट भी अगर माइनस कर दें, उसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वही है हमारा अमाउंट रिसीव्ड, 3,57,500 रुपए। याद है ना बेटा, जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कैसे करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। पहले हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे नंबर पर ये तीनों डिफॉल्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, तीसरे नंबर पर ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करना है, और चौथे नंबर पर इसकी बारी आएगी। वही 4 स्टेप। चलो अब बताओ बेटा मुझे, सबसे पहले अगर मुझे ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड करना है, तो इतना अमाउंट तो हमको रिसीव हुआ है ना, कंपनी को रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे भी इक्वल का साइन लगा, मैंने बताया था इक्वल का साइन लगने पे डेबिट करते हैं। 3,57,500 रुपीज आपको डेबिट करना है बैंक अकाउंट के नाम से। आओ दिखाते हैं आपको, बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट हुआ है क्या यहाँ पर? ये इधर 3,57,500 हमने कर दिया है डेबिट। किसके नाम से डेबिट कर दिया है? बैंक अकाउंट के नाम से। वापस चलते हैं बेटा हमारे वर्किंग नोट में, और यहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा था। दूसरे नंबर पर आपको डिफॉल्ट को रिकॉर्ड करना है। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने ओपन किया होता तो डेफिनेटली हम उसे डेबिट किए होते, माइनस कर रहे हैं इसलिए। कितना डेबिट किए होते? इन तीनों का सम टोटल, तीनों अमाउंट का जो सम टोटल आता उतना अमाउंट हम डेबिट करते। किस नाम से डेबिट करते? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। लेकिन चूंकि हमने यहां पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो हम इस एंट्री को इग्नोर कर देंगे, और इसे इग्नोर कर देना ही इसे रिकॉर्ड करने के बराबर है। इसे इग्नोर कर देना ही इसे रिकॉर्ड करने के बराबर है। इसे हम यहां पर अगर इग्नोर कर दे रहे हैं, तो ना 4000 डेबिट किया जाएगा, ना क्रेडिट किया जाएगा, ना 8000, ना 10,500, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, कहीं पर भी नहीं आएगा बेटा। जस्ट इग्नोर इट। ये वाला अमाउंट कौन सा अमाउंट? तीसरा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट। पिछली बार ना बेटा इसे हमने इग्नोर कर दिया था, याद है ना? अभी 2 मिनट पहले हमने इग्नोर कर दिया था। अब की बार इसे इग्नोर नहीं करना है। सर ये क्या दिक्कत है सर? एक बार आप इग्नोर करवाते हो, एक बार नहीं करवाते हो। यही तो याद रखने वाली चीज है बेटा, यही तो ध्यान रखने वाली चीज है। पिछली बार क्या था ना बेटा, मामला अलॉटमेंट का था।
अब की बार मामला फर्स्ट कॉल का है। अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा रहता है, एक्सेस वाला, लेकिन फर्स्ट कॉल का जो एक्सेस वाला पैसा है ना बेटा, वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ है। अरे याद है, उसके लिए हमने एक नया अकाउंट ओपन किया था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इसे कंसीडर कर रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं किया होता, जैसे हम लोगों ने शेयर अलॉटमेंट में ले जाके एडजस्ट कर दिया था, वैसे ही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हमने एडजस्ट कर दिया होता। तो मैं यहां भी आपसे कह रहा होता कि इसको इग्नोर करो। यहां पर इसी बात का डिफरेंस है बेटा। फिर से एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कहीं लिखना है तो लिख के रख लेना आप लोग। जब अलॉटमेंट मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे होते हैं, जब हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे होते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड के टाइम पर और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड के टाइम पर, तो दोनों जगह पर एंट्री अलग अलग तरीके से की जाती है। जब आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड के टाइम पर, तो उसे इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जब सेम एडजस्टमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड के केस में किया जाता है, तो अब की बार इसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, अब की बार इसे कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हमने पहले ऑलरेडी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से रिकॉर्ड नहीं किया है, हमने एक नया अकाउंट ओपन किया था कॉल्स इन एडवांस, दैट्स व्हाई। तो बेटा इसको तो इग्नोर करेंगे, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना है। तारे सितारे लगा देता हूं मैं यहां पर। 20,000 रुपए माइनस कर रहे हैं, मतलब डेबिट करना है। किस नाम से डेबिट करना है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, जहां इसको रिकॉर्ड किए थे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो बेटा यहां पर जर्नल एंट्री में देखिए, यहां पर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है इसे 20,000 रुपए जो हम एडजस्ट कर रहे हैं उसे हम डेबिट कर रहे हैं। और किस नाम से डेबिट कर रहे हैं? कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद ना बेटा हमारे पास चौथी चीज रिकॉर्ड करने के लिए रह गई थी, सिर्फ और सिर्फ चौथी चीज थी वहां पर 4 लाख रुपए। किस चीज का था? अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू का पैसा पड़ा हुआ है शेयर फर्स्ट कॉल में। कहां पैसा पड़ा हुआ है? शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ड्यू का पैसा पड़ा हुआ है। तो ये एंट्री 4 लाख रुपए से नहीं होगी। ये चूंकि हमने इन तीनों को इग्नोर कर दिया ना बेटा, इन तीनों को इग्नोर नहीं करते तो 4 लाख आता। चूंकि इन तीनों को इग्नोर कर दिया है, इसलिए वो वाला अमाउंट लिखते समय हमेशा हमें बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना चाहिए। आओ ना बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। वो 3,57,500 और 20,000 वो दोनों जुड़ जाएगा और वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। बताओ बेटा बात समझ में आ गई क्या? हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया और हमें फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। पूरा नहीं हुआ, जितना भी हुआ वो अमाउंट हमको रिसीव हो गया। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले कि हम सेकंड कॉल का पैसा मंगाएं, इसके पहले कि हम सेकंड कॉल का पैसा मंगाएं, हमें शेयर्स ना बेटा फोरफीट करने हैं। इसके पहले कि हम सेकंड कॉल का पैसा मंगाएं, हमें शेयर्स फोरफीट करने हैं। देखो यहां पर दिया हुआ था शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड बी वर इमीडिएटली फोरफीटेड। और इसके पहले ना बेटा सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाए थे। सेकंड कॉल का पैसा तो हम बाद में मंगा रहे हैं, सेकंड कॉल का पैसा बाद में मंगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ना फोरफीचर की एंट्री पास करनी। कहाँ है? ये देखिए, फोरफीचर की एंट्री पास करने के लिए आपको कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। जितने वर्किंग नोट्स हम बना चुके हैं वो सफिशिएंट है, उन्हीं का रेफरेंस लेके हम फोरफीचर की एंट्री पास कर लेंगे। आप मुझे बताओ बेटा शेयर फोरफीचर की एंट्री हम कैसे पास करते हैं? शेयर फोरफीचर की एंट्री पास करते समय आपको 2 चीजें डेबिट करनी होती और 2 चीजें आपको करनी होती हैं क्रेडिट। शेयर फोरफीचर की एंट्री पास करने के लिए 2 चीजें डेबिट, 2 चीजें क्रेडिट। सबसे पहले आपको डेबिट करना होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या डेबिट करना होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होता है याद है आपको? ये देखो मैंने भी किया बेटा यहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप मुझे बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होता है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो ये देखो बेटा फेस वैल्यू का हम कितना पैसा मंगा चुके हैं, रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। ये देखिए जरा, हम फेस वैल्यू का इतना अमाउंट मंगा चुके हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए। बाकी जो फाइनल कॉल का पैसा है वो तो हमने मंगाया ही नहीं है। और प्रीमियम तो हमको वैसे भी इग्नोर करना है। फेस वैल्यू को कंसिडर करना है, कॉल्ड अप को इग्नोर, फेस वैल्यू को कंसिडर करना है, कॉल्ड अप को कंसिडर करना है, जो कॉल नहीं किया गया उसे इग्नोर करना है। 8 रुपए, एक शेयर का 8 रुपए।
आप मुझे बताओ बेटा, एक शेयर का 8 रुपए है, तो ए के कितने शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं? ए के हम 1000 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000। बी के कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं? 2000। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 8। फिलहाल हम सी के शेयर्स फोरफिट नहीं कर रहे हैं। सी के शेयर हम तब फोरफिट करेंगे जब सेकंड कॉल का पैसा मंगाएंगे, वो वहां भी जाके डिफॉल्ट कर देगा तब। ये अमाउंट आप लिख लो बेटा, कितना आ रहा है? 8000 यहाँ पे आ रहा है, 16000 यहाँ पर आ रहा है, 24000 रुपए आ गया। पहला एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एंट्री क्या होता है बेटा? प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है। कौन से अमाउंट से करना होता है? प्रीमियम कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट। नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा बेटा। प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। आइए देखते हैं यहां पर। प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। आ जा भाई, जल्दी से आ जा। ये देखिए, प्रीमियम का इतना पैसा हम मंगा चुके हैं बेटा, जिसमें से 1 रुपया मिल गया है। जो नहीं मिला है वो ये वाला अमाउंट है, क्योंकि इन दोनों ने कहां पर डिफॉल्ट किया था? अलॉटमेंट में। और कहां पर? फर्स्ट कॉल में। तो ये दो अमाउंट हमको नहीं मिला। मतलब प्रीमियम कॉल्ड अप है 3 रुपए, उसमें से नॉट रिसीव्ड है 2 रुपए, तो 2 रुपए ही हमारे काम का है। देखो बेटा, जल्दी से यहाँ पर एंट्री में देख लो आप लोग क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, 2 रुपए एक शेयर का, तो 1000 शेयर्स का 2000, 2 रुपए एक शेयर का, तो 2000 शेयर्स का 4000, 4000 2000 6000। बहुत सिंपल। फिर क्रेडिट साइड में हमें क्या एंट्री करनी होती है बेटा? क्रेडिट साइड में हमें एंट्री करनी होती है डिफॉल्ट की। किसकी एंट्री करनी होती है? डिफॉल्ट। बताओ बेटा, ए और बी के डिफॉल्ट का पैसा कहां पड़ा हुआ है? ए ने और बी ने दोनों ने डिफॉल्ट किया था। कहां कहां पर डिफॉल्ट किया था? अलॉटमेंट में। जब तुमने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया तो पैसा पड़ा हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया था। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करता तो डिफॉल्ट का पैसा पड़ा होता कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, लेकिन चूंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिफॉल्ट का पैसा वहीं पड़ा हुआ है जहां था। जब अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया इन दोनों ने, तो पैसा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, और जब फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया इन दोनों ने, तो पैसा शेयर फर्स्ट कॉल में पड़ा हुआ है। पहले अलॉटमेंट में देखते हैं बेटा, अलॉटमेंट में कितना डिफॉल्ट पड़ा हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 2 में नजर आएगा आपको, जहां पर हमने अलॉटमेंट के रिस्पेक्ट में किया था। यही हमारा वर्किंग नोट अलॉटमेंट वाला था ना। ये देखो बेटा, ए का 4000 रुपए और बी का 6500, जोड़ो कितना होता है? 10500। 10500 का डिफॉल्ट का पैसा पड़ा हुआ था इनका। यही 10500 हमें आज यहां पर राइट ऑफ करना है। देखो बेटा, यहां पर 10500, ए का 4000 रुपए, बी का 6500। किस नाम से करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पर क्या इन्होंने डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में किया था या फर्स्ट कॉल में भी किया था? फर्स्ट कॉल में भी किया था। तो बेटा इनका डिफॉल्ट ना फर्स्ट कॉल में भी पड़ा हुआ है। आओ वर्किंग नोट नंबर 3 देख लो बेटा, जो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड के लिए हमने बनाया था। ये देखो, ए का डिफॉल्ट का पैसा पड़ा हुआ है बेटा 4000 रुपए, और बी के डिफॉल्ट का पैसा पड़ा हुआ है 8000। सी के भी डिफॉल्ट का पैसा पड़ा हुआ है, पर अभी उसको हाथ नहीं लगाना। सी का डिफॉल्ट तब कंसिडर किया जाएगा जब उसके शेयर्स हम फोरफिट करेंगे। फिलहाल सिर्फ ए और बी। 4000, 8000, 12000 देखते हैं। चलो 4000, 8000, 12000। ये देखो बेटा, ये 12000 रुपए से हमने यहां पर एंट्री कर दी। 4000 रुपए ए का डिफॉल्ट, 8000 रुपए बी का डिफॉल्ट, और ये डिफॉल्ट का पैसा कहां पड़ा हुआ था? शेयर फर्स्ट कॉल में। क्रेडिट साइड में हमको 2 एंट्री करनी होती है, एक तो डिफॉल्ट की एंट्री करनी होती है, और दूसरी एंट्री हमें करनी होती है फॉरफीचर की। फॉरफीचर के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधे बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर 24000, 6000, 30000। 30000 में से ये चला जाएगा 22,500, तो बचेगा बेटा 7500। ये अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देना चाहिए? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक, ये हो गया बेटा फॉरफीचर की एंट्री। अब हम करेंगे हमारा लास्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ तो बेटा, सेकंड एंड फाइनल कॉल में हम कितना पैसा मंगाने जा रहे थे? सेकंड एंड फाइनल कॉल में हम पैसा मंगाने जा रहे थे 3 रुपए। एक शेयर का 3 रुपए, तो 1 लाख शेयर्स का नहीं। 1 लाख शेयर्स अब हमारे पास रह नहीं गए हैं। हमने ए के 1000 शेयर फोरफिट कर लिए हैं, बी के 2000 शेयर फोरफिट कर लिए हैं। अब काहे का 1 लाख? अब इन शेयर्स की संख्या घट के रह गई है सिर्फ 97,000। बेटा जिसका शेयर फोरफिट कर लोगे, फोरफिट करने के बाद शेयर्स कैंसिल करने के बाद तुम उनसे पैसे मंगाओगे, तो क्या वो पैसे देने वाला है?
जूते फेंक के मारेगा वो। एक तो शेयर कैंसिल कर लिया उसका, ऊपर से तुम उनसे पैसे मांग रहे हो। हाँ, उनसे गलती से पैसे मंगा मत लेना। बचे हुए 97,000 शेयर होल्डर से पैसे मंगाए जाएंगे। कहाँ गया? ये देखिए 97,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से हम लोगों ने 2,91,000 मंगाया, और ये जो पैसा हमने मंगाया है उसमें से 2 रुपए फेस वैल्यू को बिलोंग करता है, 1 रुपए प्रीमियम। फेस वैल्यू वाला चला जाएगा शेयर कैपिटल में, प्रीमियम वाला चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ड्यू की एंट्री बहुत सिंपल होती है हर बार। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा था, ये अमाउंट बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान रखना बेटा इसको, यहाँ गलती मत करना। अच्छा, मंगा तो लिया, फिर मुझे बताओ क्या हमें सच में हमने जितना पैसा मंगाया है उतना पैसा मिलेगा? नहीं। तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें मिला कितना है। आओ जरा एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 4। मुझे बताओ बेटा ड्यू कितना था? हमने पैसे मंगाए थे 2,91,000, पर क्या हमें पूरे 2,91,000 मिलने वाले थे? यस, पूरे मिलने वाले थे बेटा। कोई अमाउंट ऐसा नहीं है एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो सेकंड कॉल तक पहुंच जाए, सब एडजस्ट हो चुका है। इनका 75 पैसा, इनका 4 रुपए 50 पैसा, सब एडजस्ट हो चुका है, पूरा मिलने वाला था। लेकिन 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 सी ने डिफॉल्ट कर दिया। सी जिसके पास 3,000 शेयर्स हैं, उसने हमें 3 रुपए जो हमने मंगाए थे वो नहीं दिए, 9,000 रुपए का डिफॉल्ट कर दिया। अल्टीमेटली पैसा कितना आया बेटा हमारे पास? 2,82,000। पहले हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले इसे हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट इतने से डेबिट हो जाएगा, ध्यान है ना। 9,000 रुपए डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट की एंट्री कॉल्स इन एरियर्स में होती है। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें तो फिलहाल हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, इसे हमको इग्नोर करना है। 9,000 को हमें इग्नोर करना है। हो गया बेटा सिंपल सी एंट्री, ये लो। अब तो आपको आदत हो गई ऐसी एंट्री करने की। कहाँ गया? ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2,82,000 रुपीज से, और हमने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहां पर क्रिएट कर दिया। अब क्वेश्चन में ये जानकारी दी गई थी कि हम नाराज होकर इनके भी शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं। सी ने भी डिफॉल्ट किया ना बेटा, फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट किया, सेकंड कॉल का डिफॉल्ट किया, हम इनके भी शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी के शेयर फॉरफिट करेंगे तो अगेन हमको वही काम करना होगा, 2 चीजें डेबिट करनी है, 2 चीजें क्रेडिट करनी है। 2 चीजें कौन सी डेबिट करनी है? पहले शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या डेबिट करना है बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ हम कितना पैसा मंगा चुके हैं? इससे तो हम सी से तो एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का सारा पैसा मंगा चुके हैं। तो इसके लिए फेस वैल्यू कॉल्ड अप होगा बेटा पूरा 10 रुपए। बात समझ में आ रही ना? जरा मैं यहां पर थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूं। अब ठीक है, ये देखो, इससे हम पूरा पैसा मंगा चुके हैं 10 रुपए। अच्छा, प्रीमियम का भी पूरा 4 रुपए मंगा चुके थे। इस 4 रुपए में से इतना हमें रिसीव हो गया था, और जो रिसीव नहीं हुआ था वो ये वाला है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपए से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा 2 रुपए से। आओ देख लो एक बार जरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपए से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा 2 रुपए से। 3,000 मल्टीप्लाई किया, 3,000 मल्टीप्लाई किया, अमाउंट लिख दिया हमने बाहर। ठीक है क्या बेटा? 2 चीजें डेबिट तो कर ली, अब 2 चीजें हमें करनी है क्रेडिट। क्रेडिट करते समय पहले डिफॉल्ट को कंसीडर करते हैं। इसका डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल में था और सेकंड कॉल में था। ठीक है, फर्स्ट कॉल में जो डिफॉल्ट है उसे हम शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड कॉल में जो डिफॉल्ट है उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों हमें वर्किंग नोट में नजर आ जाएगा। ये है बेटा आपका फर्स्ट कॉल वाला वर्किंग नोट। याद है आपको ये वाला डिफॉल्ट हमने छोड़ दिया था 10,500, ये वाला डिफॉल्ट, और ये 9,000 रुपए का दूसरा डिफॉल्ट। आओ बेटा देखो जरा यहां पर, 10,500 और 9,000। जब डिफॉल्ट की एंट्री आपने क्रेडिट साइड में कर ली है तो अब क्या रिकॉर्ड करना है बेटा आपको? अब आपको रिकॉर्ड करना है शेयर फॉरफीचर, जो कि कुछ नहीं होता बेटा, बैलेंसिंग फिगर होता है, जस्ट एक बैलेंसिंग फिगर होता है। तो आप यहां पर निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर 16,500। सब हो गया बेटा, छोटा सा काम बाकी रह गया, वो भी निपटा ले हम लोग ताकि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। समय लग गया है, मैं देख पा रहा हूँ कि 1 घंटे 20 मिनट के आसपास हो जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, 10 मिनट और लगेगा, 1.5 घंटे में भी कंप्लीट हो गया बेटा। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट 1.5 घंटे में कवर हो जाना मेरे लिए तो बड़ी बात है कि मैंने 1.5 घंटे में खत्म कर दिया। ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं करा रहा होता हूँ इसको रेगुलर बैचेस में, तो 3-3 घंटे, साढ़े 3 घंटे ले लेता हूँ मैं। 3.5 घंटे लंबी क्लास रख देता हूँ, आराम से 4 घंटे का समय निकाल के आओ बच्चे और पढ़ो। चलो रीइश्यू की एंट्री भी कर लें बेटा हम लोग। रीइश्यू की एंट्री तो बाद में करेंगे बेटा, पहले पढ़ लेते हैं। रीइश्यू वाला तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था यहाँ पर।
हमने शेयर्स कितने सारे फोरफिट किए थे देखो जरा, यहाँ पे 1000 और यहाँ 2000 और यहाँ 3000, 6000, 6000 हमने शेयर्स फोरफिट किए थे। लेकिन जब रीइश्यू करने की बारी आई तो सिर्फ हम रीइश्यू कितना कर रहे हैं, 4000 शेयर्स। कितने रुपए में कर रहे हैं, 8 रुपए में। तो 8 रुपए को हम बोलते हैं बेटा पेड। क्या बोलते हैं हम लोग, पेड। और पेडअप माना जा रहा है फुल्ली पेडअप। तो फुल्ली पेडअप का मतलब है बेटा 10 रुपए। फुल्ली पेडअप का मतलब कितना है यहाँ पर, 10 रुपए। हमेशा जर्नल एंट्रीज पास करने का जो तरीका मैं आपको बताता हूँ रीइश्यू करते समय, वही तरीका यहाँ पर भी होगा बेटा। 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप, पेड को रिकॉर्ड करना है। किसे रिकॉर्ड करना है, पेड। एक शेयर का 8 रुपए आ रहा है तो 4000 शेयर का कितना आएगा, 32,000। 32,000 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। मैं दिखाता हूं अभी आपको। दूसरे नंबर पर आपको रिकॉर्ड करना होता है पेडअप। अच्छा चलो, 4000 शेयर हैं, याद रखना डेटा। पेड है 8 रुपए, पेडअप है 10 रुपए। सीधे यहां से देखते जाओ ना बेटा, ये लो जरा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम पेड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं जो कि 8 रुपए है। एक शेयर का 8 रुपए तो 4000 शेयर का 32,000 रुपए, जो अमाउंट पेड है उसको हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। 32,000 आए हमारे पास। फिर हमें रिकॉर्ड करना है पेडअप। पेडअप वैल्यू को शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना होता है। ये लो बेटा, ये अमाउंट हमारा पेडअप था 10 रुपए, फुल्ली पेडअप। 4000 शेयर्स का 40,000 रुपए हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें निकालना होता है बैलेंसिंग फिगर। तो जल्दी से हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ रहा है बेटा डेबिट साइड में। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता है तो ये लॉस को इंडिकेट करता है, डिस्काउंट को इंडिकेट करता है। पर इसकी एंट्री आपको याद होगा बेटा, लॉस के नाम से नहीं करते हम, डिस्काउंट के नाम से भी नहीं करते हैं। इसकी एंट्री हम करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से, क्योंकि इसी तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने पैसे संभाल के रखे हुए हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आज उस पैसे को यूज करने का मौका है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कि भाई 10 रुपए पेडअप मान रहे हैं और ले रहे हैं सिर्फ 8 रुपए, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो एक शेयर में 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 4000 शेयर्स में 8000 का डिस्काउंट। जैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, वैसे कैलकुलेट करो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री कि हमें लास्ट में रीइश्यू के रिस्पेक्ट में 2 एंट्री होती है। जो लास्ट में हमें एंट्री पास करनी है वो है ये, जो रीइश्यू करते समय हमको गेन होता है उस गेन को हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। और ये एंट्री हम बाद में पास करेंगे बेटा। इस एंट्री को पास करने से पहले आपको कैलकुलेट करना है ये अमाउंट 7900, जो अमाउंट यहां पर लिखा है, इस अमाउंट को आपको करना है कैलकुलेट। चलिए, ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। अब यहां पर ना बेटा एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं बता रहा हूं। जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं ना हर बार, तो वैसे कैलकुलेशन करने में एक दिक्कत है। मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत है। कहाँ है बेटा, पहली बार जब हमने शेयर फॉरफीट किया था, हाँ ये पहली बार शेयर, कितना अमाउंट फॉरफीट किया था बेटा हम लोगों ने, 7500। पर ये 7500 ना अकेले ए का नहीं था, अकेले बी का नहीं था। इसमें से कुछ अमाउंट ए वाला था और कुछ अमाउंट बी वाला था। हमें नहीं मालूम इस 7500 में से कितना ए वाला है कितना बी वाला है। इसलिए एक जो ट्रेडिशनल तरीका हम लोग फॉलो करते हैं ना, वो तरीका यहाँ फॉलो करके अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी फंस जाती है। सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं जहाँ गाड़ी फंस जाती है बेटा। कौन सा तरीका फॉलो करते हैं ट्रेडिशनली हम न्यूमरेटर में रखते हैं टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, डिनोमिनेटर में रखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, और लास्ट में जो भी लॉस वाला अमाउंट होता है, डिस्काउंट वाला अमाउंट होता है, माइनस कर देते हैं और ऐसे हम निकाल लेते हैं। ये तरीका हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ बेटा लेक्चर लेके, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको ये कह रहा था बेटा कि ये अमाउंट हमको अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। बता रहा हूँ, काफी सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस ये देख लेते हैं कि ए बी और सी के कितने कितने शेयर्स हम रीइश्यू करने हैं। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना बेटा। आ जाओ भाई जरा देखो जरा। ये जो 4000 शेयर्स हमने रीइश्यू किए हैं उसमें से 800 शेयर्स मिस्टर ए वाले हैं। मिस्टर ए से बेटा हमने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे। वो 1000 में से 800 शेयर्स हमें क्या करने हैं, रीइश्यू करने हैं। मिस्टर बी से हमने 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, उसके हमको सिर्फ 1200 शेयर्स रीइश्यू करने हैं। और मिस्टर सी से हमने 3000 शेयर फॉरफिट किए थे, उसमें से हमको सिर्फ 2000 शेयर्स रीइश्यू करने हैं। आ जाओ,
यहां पर लास्ट में मैंने बनाया है वर्किंग नोट में दिखा रहा हूं आपको। ये यहां मैंने वर्किंग नोट बनाया है। इस वर्किंग नोट के लिए ना वापस मैं वो वाला टेबल यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, फेस वैल्यू और प्रीमियम वाला। 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, ये ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, चलो समझना जरा। हमें ये पता लगाना है कि ए के जितने शेयर्स हम लोगों ने री इश्यू किए हैं, इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में हमने कितना अमाउंट फोरफिट किया था। ये जो 800 शेयर्स री इश्यू किए जा रहे हैं ना मिस्टर ए के, इसके रिस्पेक्ट में हमने कितना अमाउंट फोरफिट किया था। मालूम है बेटा कौन सा अमाउंट फोरफिट करते हैं हम? फेस वैल्यू रिसीव्ड। पता था तो अच्छी बात, नहीं पता था तो आज के बाद से रट लो कि जो अमाउंट हम फोरफिट करते हैं ना शेयर फोरफिट के टाइम पर, कौन सा अमाउंट फोरफिट करते हैं? फेस वैल्यू रिसीव्ड। देखो ए ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया था और फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया था। उसने हमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। ए कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था। किसको बिलोंग करता था? कैटेगरी 1। और कैटेगरी 1 वालों का कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं था। तो ए के रिस्पेक्ट में हमने ये वाला पैसा तो मंगाया ही नहीं था, तो उसने नहीं दिया। ये पैसा हम लोगों ने मंगाया था अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, लेकिन उसने नहीं दिया। ठीक है, उसने पैसा दिया था बेटा ये 2 रुपए और ये 1 रुपए, 3 रुपए। 3 रुपए में से भी ये 1 रुपए प्रीमियम को बिलोंग करता है, इसे तो हम फोरफिट नहीं करते। ये है बेटा आपका फेस वैल्यू फोरफिटेड। ए से हमने एक शेयर का 2 रुपए फोरफिट किया था, तो एक शेयर का 2 रुपए, तो 800 शेयर्स का कितना? 1600। ठीक, सेम डिस्कशन हमें बी के लिए भी करना है और सेम डिस्कशन हमें सी के लिए भी करना है। चलो पहले मुझे ये बताओ बेटा, बी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? बी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? बी सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता था बेटा, है ना? इशारों से समझना, सेकंड कैटेगरी, जिनके 75 पैसे थे हमारे पास। कितने पैसे थे? 75 पैसे हमारे पास थे, याद आया ना? बी से भी हमने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगाया, इसलिए उसने नहीं दिया। अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का पैसा मंगाया पर उसने नहीं दिया, उसने हमें ये वाला पैसा दिया है। तो यहां से फेस वैल्यू रिसीव्ड है 2 रुपए। अब ध्यान से समझना, अलॉटमेंट का जब हमने 4 रुपए मंगाया था तो 4 रुपए उसने नहीं दिए, माना उसने 4 रुपए नहीं दिए, पर क्या उसका 75 पैसा पहले से हमारे पास था? यस, 75 पैसा उसका पहले से हमारे पास था। तो बेटा वो हमको सिर्फ 2 रुपए नहीं दिए, उसने हमको 75 पैसे और दिए हैं। बी के रिस्पेक्ट में फेस वैल्यू रिसीव्ड 2 रुपए नहीं, 2 रुपए 75 पैसे थे, तो हमने 2 रुपए 75 पैसे फोरफिट कर लिए। एक शेयर का 2 रुपए 75 पैसा, तो 2000 शेयर्स, सॉरी 1200 शेयर्स जो हम रीइश्यू कर रहे हैं उसका हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। सेम कैलकुलेशन हमें मिस्टर सी के लिए भी करना रहेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं बेटा सी के लिए कैलकुलेशन करते समय आप आसानी से सारी बातें समझ पाएंगे। मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना, मुझसे पहले भी बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बताओ जरा, सी से हम लोगों ने सारा पैसा मंगा लिया था, सारा पैसा मंगा लिया था। उसने ये दोनों अमाउंट हमें पे कर दिया था और लास्ट वाला फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा पे करने से उसने इनकार कर दिया था। तो पहले तो बेटा प्रीमियम को तो भूल जाओ, फेस वैल्यू रिसीव्ड 2 रुपए वो दे चुका था, सॉरी 3 रुपए भी वो दे चुका था। ठीक है, सी बिलोंग करता था कैटेगरी 3 को, याद है बेटा? कैटेगरी 3 4 रुपए 50 पैसे, हाँ 4 रुपए 50 पैसे। जब हम कहते हैं कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हमने उससे फर्स्ट कॉल का 4 रुपए मंगाया, माना कि उसने 4 रुपए नहीं दिया, पर उसका 50 पैसा ऑलरेडी हमारे पास था। तो बेटा ये 2 रुपए और 3 रुपए फेस वैल्यू का उसने दिया ही, साथ ही उसने 50 पैसे फेस वैल्यू का और हमें दे के रखा हुआ था। मिस्टर सी से हमें फेस वैल्यू का टोटल 5 रुपए 50 पैसे रिसीव हुआ था, जो टोटल अमाउंट हमने फोरफिट कर लिया। एक शेयर का 5 रुपए 50 पैसे, तो 2000 शेयर्स का कितना आएगा? जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा, ये अमाउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे इस सर्कल के अंदर, ये अमाउंट उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जितने शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए। कितने? 4000। जिन 4000 शेयर्स को हमने रीइश्यू किया है, उन 4000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में टोटल हमने कितना अमाउंट फोरफिट किया था वो यहां निकल कर आएगा।
जितना भी अमाउंट हमने फोरफिट किया था उसमें से 8,000 रुपए हमने नुकसान की भरपाई करने में यूज कर लिया। देख लो बेटा, नुकसान की भरपाई करने में हमने यूज कर लिया। अरे आजा रे भाई, ये देखो जरा, नुकसान की भरपाई करने में हमने यूज कर लिया री इश्यू करते समय। इन 4,000 शेयर्स को हमने री इश्यू किया। इन 4,000 शेयर्स को जब हमने फोरफिट किया था तो इन 4,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में जितना भी अमाउंट हमने फोरफिट किया था उस अमाउंट में से 8,000 रुपए हमने नुकसान की भरपाई करने में यूज कर लिया। तो बैलेंस कितना बचा बेटा हमारे पास? 7,900। जो बैलेंस हमारे पास 7,900 का बचा है वही अमाउंट हमें ट्रांसफर कर देना है शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर से हमको ट्रांसफर कर देना है कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट। ये लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, एक बात समझना जरा, कुछ और नहीं बेटा, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने नीचे और ड्राफ्ट किया है आपके लिए, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें, ऐसी जानकारी अगर क्वेश्चन में दी गई हो तो एंट्रीज हमें कैसे पास करनी होती हैं, आपका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। और अब की बार ना आप डिफॉल्ट को इग्नोर मत करना, डिफॉल्ट के लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर लेना। चलो बेटा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप एक काम करना बेटा, एक बार में नहीं समझ में आएगा ना, लेक्चर दोबारा देख लो, तीसरी बार देख लो, अरे चौथी बार भी देख लोगे तो भी महंगा नहीं है बेटा, है ना। क्योंकि ये शेयर और डिबेंचर दोनों चैप्टर मिला के ना आपका 24 मार्क्स कम से कम कवर करता है एग्जाम में। और इतने मार्क्स के लिए, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सबसे कंफ्यूजिंग यही है, अगर थोड़ा समय लगाना भी पड़ गया बेटा तो लगाओ, मेरी बात मानो, लगाओ समय और भिड़ के अच्छे से पढ़ लो। आज इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ना तो मैं एक काम करूंगा, आपको एक एग्जाम में आया हुआ 6 मार्क्स का प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इतना लंबा नहीं है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो छोटा क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, आपको जरा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे भी क्वेश्चन बनने लग गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक याद है ना, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।